2021 के छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3। इसके पहले मैं 2 पार्ट और बना चुका हूँ और आप उन 2 पार्ट को स्टडी करिए, ठीक है। और इसके अलावा भी वीडियो है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, मतलब रिलेटेड भर और मटेरियल भी मैं उसमें डाल दूँगा, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है, काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इसी सेशन के लिए। तो चैप्टर जो हमारा है ये लेके चल रहा हूँ, ये रेडॉक्स का मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कराए थे, तो कहने को 20 हैं लेकिन आउटपुट 50 का निकलता है। फिर मैं उतने 20 तो लेके आऊँगा ही, कम से कम देखता हूँ कितने करवा पाता हूँ। तो ये भी उसी टॉपिक का एक्सटेंशन है, उसमें रेडॉक्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और प्रिंसिपल रिलेटेड विद मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जी आप जानते हो, मिनरल और ज़मीन से निकाले जाते हैं और फिर उन्हीं से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, दिमाग पे समझ में हमको रखनी है। अब अगर आपको कहीं से 12th की बुक मिल जाए, चाहे एनसीईआरटी मिल जाए, कोई रिफ्रेशर मिल जाए, तो उससे मेटलर्जी वाला चैप्टर का थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ लेना और अच्छा रहेगा कि उसी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेटलर्जी का 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं वो क्वेश्चन करवाऊँगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के भी करवाऊँगा, कुछ इक्का दुक्का रेडॉक्स रिएक्शन के भी बीच में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है। इसके लिए मैं देखो यहाँ एक रूल लिख रहा हूँ, आओ CR, आओ CR, आओ A से एनोड, O से ऑक्सीडेशन, C से कैथोड, R से रिडक्शन। एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कोई भी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक वगैरह कैसा भी हो सब में। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। अब इसी के साथ हम एक सवाल और बना दें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन टेक्स प्लेस एट। देखो एक पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, अब पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मैंने इसको मिटा के यहाँ कर दिया रिडक्शन, और ये अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट हो ही गया था, और अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रिडक्शन होता है कैथोड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस पे हम अभी आएंगे क्योंकि थोड़ा एक रिएक्शन करके दिखा देंगे। 3rd पे आइए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हिंदी में जिसको फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि कहते हैं। फ्लोटेशन का मतलब तैरना, प्लवन का मतलब तैरना, फ्रॉथ का मतलब झाग या फेना का तैरना। तो ये कंसंट्रेशन ओर का किया जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, कौन से ओर के लिए किया जाता है इसको हमको देखना है। अच्छा, मैं थोड़े से कुछ फार्मूले वगैरह भी लिखते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। देखो अभी इसको करना है, सेकंड को, 3rd को आते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ये सल्फाइड ओर के लिए काम करता है। मैं आपको सिर्फ कुछ नाम लिखना चाहूँगा। देखिए, ऑक्साइड होता है O2-, जिन ओर में ऑक्साइड आयन होंगे जैसे Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट है। ये ऑक्साइड एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड का मतलब O2-। सल्फाइड कभी कभी ये लिख देते हैं ना ऐसे, तो S2-। और सल्फेट SO4-। और कार्बोनेट CO3-। कार्बोनेट। देखिए, आप जिस स्क्रीन को देख रहे हो वही नीचे एक लाल रंग का बना हुआ है सब्सक्राइब। तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई खर्चा नहीं होता है, बटन प्रेस कर दो और बगल में प्रेस कर दिया, और बगल में लाल लाल रंग की एक बटन और बनी हुई है, बेल आइकन बोलते हैं, उसको प्रेस कर दो। नोटिफिकेशन मिलेगी कब मैं और आगे वीडियो डालूँगा, क्योंकि 18 तारीख तक ये केमिस्ट्री के वीडियो बराबर आते रहेंगे। आप इनको पढ़ लोगे, बहुत आपका काम बन जाएगा, यकीन मानो। अच्छा, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मैंने 8 मान लिए, 7 इसमें लिखे हुए हैं बोर्ड पे, 8वां मैंने आपको एक अभी बना के दिखाया। तो अब मैं 9 से शुरू करूँगा। उसके बाद एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन इज, एल्यूमिनोथर्मिक। देखिए, एल्यूमिनो अगर शब्द कभी आए तो इसका मतलब ताल्लुक एल्यूमिनियम से है, और थर्मिक शब्द थर्मल से आया है। थर्मल का मतलब टेम्परेचर होता है। तो इसमें कुछ ऐसी इस तरीके की रिएक्शन होती है, जैसे एल्युमिनियम के साथ कुछ ऑक्साइड की रिएक्शन होगी। अब एल्युमिनियम के साथ हमने क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, तो इसमें क्रोमियम बन गया और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, किन्नन। तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, ऐसा तो रेयरली होता है। रिएक्शन रिडॉक्स ही होती है। जैसे देखिए, Al की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, यहाँ पे Al की ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्रोमियम की +3 और यहाँ क्रोमियम की 0, तो क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा C नंबर वाला हो गया रिडॉक्स। ठीक है, इसको भी साफ कर देता हूँ, जगह बन जाएगी। हाँ, तीसरा भी हो गया। अच्छा, अब देखिए, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल जिनको हिंदी में खनिज कहते हैं। जब ज़मीन को खुदाई की जाती है तो ज़मीन के नीचे से हमको मिनरल्स मिलते हैं, जिसके अंदर हमें पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं। उन मिनरल्स के अंदर की सारी चीज़ें अलग अलग करके और हम लास्ट में मेटल को, चमचमाते मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ये प्रोसेस मेटलर्जी कहलाता है। तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल आर कॉल्ड, देखो एक टर्म आया है फ्लक्स, एक टर्म एलॉय। एलॉय तो मिश्र धातु होता है। फ्लक्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर ओर में मिलाएं तो वो ओर के एक खास हिस्से को पिघला देता है। फ्लक्स का मतलब जो पिघलाने के लिए यूज़ हो। 2 तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ये सब पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखते चलिए।
एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। अब ये एलॉय हो गया गैंग, ये जो सी नंबर पे लिखा है ना गैंग, तो गैंग का एक दूसरा नाम भी है, गैंग बोले बड़ा मज़ा आता है। ये लिखा है गंजुए, लिखा है ना गंजुए, तो गैंग या मैट्रिक्स इम्प्योरिटी को कहते हैं। तो सी नंबर पे हुआ स्लैग, स्लैग को हिंदी में कहते हैं धातुमल, ये मेटलर्जी वाले हिस्से में है धातुमल। जैसे ऐसा होता है जैसे FeO है, अब FeO किसी भी कीमत पे ना पिघलता है और ना उड़ता है, इसके साथ इसको मिला है। ये देखो ये हमारा एसिडिक फ्लक्स है, फ्लक्स का भी एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। और ये हो गई बेसिक इम्प्योरिटी, है ना। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक इम्प्योरिटी होगी। अब किसी और में FeO की इम्प्योरिटी है, उसको अलग करना है ना, वो हीट होके इवेपोरेट हो रहा है, वेपर बन के निकल रहा है, ना ही हीट करने पर वो पिघल के अलग हो रहा है। क्या तरीका हमारे पास में है, हम उसको जैसे FeSiO3 बनाया, यही हमारा है स्लैग, इसका नाम है आयरन सिलिकेट। स्लैग जो होता है मेटल ओर से थोड़ा हल्का होता है, तो ये ऊपर तैर के आ जाता है। जैसे दूध में मलाई पड़ी होती है, मलाई को निकाल देते हैं, वैसे ही स्लैग को निकाल देते हैं। अगर ध्यान से इस वीडियो को एक बार दो बार आप देखोगे तो आपको टर्म याद हो जाएंगे। जो टर्म नहीं याद हो उनको कॉपी पे लिख लो, उनको कॉपी से याद करते रहो, ठीक है। जो गैंग हो गया, स्लैग हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा टर्म बता दिया। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो, और आपको उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। देखिए पहली रिएक्शन में Na का इधर +1 इधर +1, O का -2 इधर -2, H का +1 Cl का -1 -1। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। वैसे भी एसिड प्लस बेस की जो रिएक्शन होती है नॉट रिडॉक्स, याद कर लो, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन जनरली रिडॉक्स नहीं होती है। ये एसिड और बेस के बीच की तो रिएक्शन है, बेस NaOH है, Cl एसिड है। अब AgNO3 + HBr, देखो Ag का यहाँ पर है +1, इधर Ag का +1, और Br का यहाँ -1 और Br का यहाँ भी -1, बाकी ये NO3 है, ये NO3 है, तो दोनों तरफ सेम है, तो किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। BaO2 में Ba की +2 है, इधर भी +2 है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, इसमें भी नहीं हो रहा है। जाहिर है कि चौथी है। देखो HgCl2 में Hg की +2, यहाँ Sn की +2, यहाँ पे Hg की +1 और यहाँ पे +4, तो ये रिडॉक्स हो रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कैन बी सेफली स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। इनमें से कौन से सॉल्यूशन को सेफली स्टोर कर सकते हैं कॉपर वेसल में। देखिए कैन स्टोर इफ नो रिएक्शन, कैंट स्टोर या कैन नॉट स्टोर इफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो गई तो उस चीज़ को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब किसी चीज़ को कहीं पर स्टोर कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा ना कर रहे हो कि उसका रूप बदल जाए। स्टोर कर रहे हो तो चाहते हो कि जब उसको खोलो तो वैसे ही निकले, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अब कॉपर वेसल में है तो कॉपर के साथ सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। कॉपर वेसल में किसको, जो कॉपर के साथ रिएक्शन ना करे, है ना। एक ऑप्शन चूक रहा है,
जैसे कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 के साथ कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। एक पार्ट इसमें और बनाना पड़ेगा, चलो बता देते हैं, AuCl3। तो जैसे कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो कॉपर के साथ जिंक सल्फेट की रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब कॉपर के साथ सिल्वर नाइट्रेट को लोगे, सिल्वर नाइट्रेट को, तो सिल्वर जो होता है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है। देखो ये होता है, बताया था चापा, ये होता है हमारा ऊपर से नीचे। तो सिल्वर से कम रिएक्टिव है हमारा, कॉपर से कम रिएक्टिव है Ag। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर रिएक्शन कर देगा और गोल्ड से भी कर देगा। तो पहला वाला रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद ZnSO4। भैया सोचो कि अगर ये रिएक्शन लिखी है Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 प्लस Zn, तो ऐसी तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी कि कॉपर सल्फेट और Zn बन गया तुम्हारा। नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रेडॉक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़िए, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड थ्योरी मिल जाएगी। तो ये ए वाला हो गया। विच आर द फॉलोइंग मेटल कैन डिकम्पोज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को वही डिकम्पोज कर सकता है जो कॉपर के ऊपर हो, और वो टेबल में सीरीज याद करो, मैंने बताई थी। क्या बताया था? लिकबा, सरकाना, मग, अलमंजन, कर, फिसिडी, कोनी, सनपब, हाइड्रोजन, चापा। याद हो गया, बताया है तरीका। तो आयरन ही कॉपर से ऊपर है, बाकी तो सब नीचे हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर होगा बी। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चंस मेरे 8 हो गए, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए हैं। अब 9वां क्वेश्चन नंबर 9। Which reaction represents disproportionation reaction? अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, लिख लो भाई। एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 के बराबर बनाओ। कितने मैं करवाऊंगा और कितने आप करोगे, है ना? तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखिए, reactions in which a given species का मतलब कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस, वो आयन भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। given species is oxidized and reduced both। एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उसी का रिडक्शन होता है। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेशन शब्द में आना चाहिए। तो हमको अब देखना पड़ेगा इसमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऐसा होगा। तो थोड़ा मैं ज़रा जगह बना लेता हूँ, जगह की मेरे पास कमी है इसमें, तो चलिए इसी को कर लेता हूँ। देखिए Fe2+ से Fe3+, Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन होगा, लेकिन Fe तो एक ही लिखा है इधर, ये हो नहीं सकता है। सी नंबर पे देखिए, Cu2+ का Cu में रिडक्शन, Cu2+ से Cu रिडक्शन, और Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन। Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है और Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये वाली रिएक्शन को देखिए ध्यान से, बी वाले पार्ट में 2Cu+ लिखा है, इसको हम ऐसे तोड़ लें, ऐसे लिख लिया।
तो देखिए एक Cu+Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिर ये Cu+Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, और ऑल तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दस, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल टर्न ब्लू व्हेन प्लेस्ड इन कॉपर वेसल। देखो मैं आपको बता दूं, Cu2+ जो आयन होता है ना, वो ब्लू होता है, उसका कलर होता है ब्लू। सो जहाँ पर रिएक्शन होगी, जहाँ पर कॉपर आयन बनेगा वही रिएक्शन हो जाएगी। देखो कॉपर वेसल है, बर्तन है कॉपर का, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन रखे, तो कॉपर के साथ कौन रिएक्शन करेगा? चलिए AgNO3, तो Ag यहाँ पर बने, Ag बने, कॉपर का, भाई कॉपर और सिल्वर में देखो कॉपर ऊपर है, फिर मैं बता रहा हूँ चापा CHAPA, चापा। तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि कॉपर के साथ NO3 जुड़ सकता है। कॉपर की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की 1, प्लस बना Ag। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, और यहाँ पर ये जो बन रहा है कॉपर नाइट्रेट, इसके अंदर कॉपर आयन है और ये ब्लू है। अरे वाह, ये तो पहले ही पार्ट मिल गया हमको, ये वाला। अब देखिए अगर हम इसी में और रिएक्शन के बारे में सोचें, क्वेश्चन तो हो गया हमारा, लेकिन ज़रा और पार्ट में भी निगाह मारे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी और क्वेश्चंस की। तो जैसे हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट है, हो गया था। अब ऐसे मान लिया Cu की रिएक्शन NaCl से है, तो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव Na है, तो CuNO को रिप्लेस नहीं कर सकता है, रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर जिंक सल्फेट से करोगे तो जिंक भी कॉपर के ऊपर है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या बताया था? अबव प्लेस्ड मेटल कैन डिस्प्लेस बिलो प्लेस्ड मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण से प्रतिस्थापित करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है नीचे की ओर रिएक्शन नहीं होंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ है कि जो आयरन की शीट होती है ना, वो टीन शेड वगैरह डाली जाती है तो उसमें जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए उसमें एक मेटल की कोटिंग की जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट गैल्वनाइज्ड हो जाता है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वो गैल्वनाइज्ड हो जाता है। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट आर कोटेड विद शीट्स आर कोटेड विद नंबर ए कॉपर, कॉपर के साथ नहीं, निकल के साथ नहीं, जिंक के साथ कोटेड। ये तो याद करने की चीज़ थी, है ना। यहाँ पर ये लिखना भूल गया, ये यहाँ पर ऑप्शन था कोबाल्ट, ठीक है, एक कार्बन था, ठीक है। अब 12 में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। तो भैया ऊपर से नीचे आते हो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। बस इसकी आपको सीरीज बना लेनी है। अब लीक बा सर का ना करना मिल गया,
सरकाना मग अलमंजन कर फिसिड्डी कोनी सनपब और फिर चापा। देखिए ये बनी सीरीज ऊपर से नीचे। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ऊपर है उन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इस तरह का एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सीरीज याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज द वीकेस्ट मेटल, सबसे नीचे होगा वो वीकेस्ट होगा। इस सवाल में अगर हम इसमें ये करें, चलिए इसमें बनाते हैं सीरीज। तो लीकबा, तो ली तो ऊपर मिल गया, लीकबा सरकाना काना मग अलमंजन कर फिसिड्डी कोनी हाइड्रोजन चापा कॉपर है फिर मरकरी है। सवाल को ऐसे किया करो, ये सीरीज का पार्ट बन गया। ऊपर से नीचे आओगे, वीकेस्ट मेटल कमज़ोर मेटल कौन है, जाहिर है कि नीचे वाला होगा मरकरी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन, विच मेटल कैन बी कोटेड ओवर Fe, नीचे जो मेटल होता है, नीचे रखा मेटल होता है, वो ऊपर रखे मेटल पे कोटिंग की जा सकती है। नीचे रखे मेटल की ऊपर रखे मेटल पे कोटिंग की जा सकती है। तो हमको आयरन तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं फिर गिनता हूँ, लीक बा सरकाना मग अलमंजन कर लो, मंजन कर और फिर Fe आता है फिसिड्डी। तो साफ साफ दिख रहा है कि आयरन पे कोटिंग अगर करनी है तो आयरन के नीचे वाले मेटल की कोटिंग कर सकते हैं आयरन पे, आयरन के ऊपर रखे मेटल की कोटिंग नहीं कर सकते। तो Mn नहीं है, जिंक नहीं है, Cr नहीं है, फिसिड्डी कोनी, तो इसलिए कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट की कोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इन ECS, ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इन ECS विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पर कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है भैया? ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को तो मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर, लिखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अपचायक गुण या धात्विक गुण, धात्विक लक्षण या इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, ये तीनों चीज़ें घटती हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन यही मेटेलिक कैरेक्टर है, यही आंसर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो देखिए अब आपके 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, वैसे 15, वैसे ध्यान से देखोगे तो 30। अब चलिए इस वीडियो के लास्ट हिस्से में आ गए और यहाँ पर मैंने 23 तक क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 20 लिए, कुछ मैंने बढ़ाया क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से छोटे थे, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक पॉइंट लिख लीजिए, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर मस्ट बी फ्री आयंस। अगर फ्री आयंस होंगे तभी उस पर करंट पास होगी, क्योंकि करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना। तो जब चार्ज पार्टिकल जब फ्री होंगे तभी तो मूव करेंगे, और फ्री तभी चार्ज पार्टिकल आयन तभी फ्री होते हैं जब या तो वो मॉल्टेन फॉर्म में लो और या फिर उसका आप एक्वस सोल्यूशन लो। चलिए देखता हूँ,
और डायमंड तो इंसुलेटर होता है। क्रिस्टलाइन NaCl, क्रिस्टल की फॉर्म में NaCl सॉलिड है, आयन होते तो हैं NaCl में, लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं। फ्री तब होंगे जब NaCl को या तो आप पिघलाओगे या NaCl को पानी में डिज़ोल्व करोगे, तो ये हो नहीं सकता है। BSO4 सॉलिड, अगेन सॉलिड लिख दिया। फ्यूज्ड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है, उसको फ्यूज़ कर दिया, पिघला दिया, तो यही इसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। 17वां क्वेश्चन, गैलेना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। कुछ मेन और के बारे में पूछा जा सकता है। एक आपसे एडवाइस यही है कि एक बार आप मेटलर्जी के थोड़े से क्वेश्चंस आपको 12th की बुक में मिल जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक के पीछे दिए होंगे 12th की बुक में, कर लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा मामला एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। तो गैलेना इज ओर ऑफ, गैलेना लेड का ओर होता है, ठीक है। गैलेना जो होता है वो लेड का ओर होता है, Pb। विच रिएक्शन इज ए करेक्ट सेल रिएक्शन। देखो करेक्ट सेल रिएक्शन कौन सी होती है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? तो अगर ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा तो वो करेक्ट है। बहुत सरल मैं लिख रहा हूँ, अगर ऊपर ऑक्सीडेशन तो वो करेक्ट होगा। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिएक्शन बिल्कुल सही है, या नीचे वाले का रिडक्शन हो रहा है। अब आप देखिए, पहली में जिंक Zn2+, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है, सिल्वर नीचे है। बात ठीक नीचे से नहीं है, अब जिंक के बीच में और तमाम है, लेकिन जिंक के नीचे ही पोजीशन बनेगी सिल्वर की। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिएक्शन करेक्ट है। और ऑप्शन एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन तो यही करेक्ट है, क्योंकि जिंक और सिल्वर में जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है, और ऊपर प्लेस्ड मेटल का ही ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन फिजिबल है। अच्छा, 19 में, हाँ, 1 फैराडे इज इक्वल टू, ये तो याद करने की चीज़ है। देखिए, 1 फैराडे जो होता है वो चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालोगे तो 1 मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही वैल्यू लगभग मान के 96500 कूलम आती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ। देखिए, मैग्नेट किसका बनता है? तो मैग्नेट बनता है आपके आयरन का, तो ये आयरन का ही ओर है। मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। इनमें कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है? तो इसमें भी वही हमारा तरीका है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, वही रिएक्शन। अगर ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो रिएक्शन फिजिबल है, नहीं तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखिएगा, देखिए ये ऑर्डर होता है, ये इसको मानिए आप। तो ऊपर वाले का ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही रिएक्शन फिजिबल है। थोड़ा कठिन सवाल है, कौन फिजिबल नहीं है? जिसमें नीचे वाले का ऑक्सीडेशन होगा वो फिजिबल नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर Ki, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखिए, Br2 में Br का 0 और Br में इसका -1,
Br2 का रिडक्शन हो रहा है और I का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ना, I का -1 से 0 हो रहा है, I और Br में I ऊपर है, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हो रहा है, ये रिएक्शन फिजिबल है। अब इसमें आप देखिए -1 से 0 और ये 0 से -1, तो -1 से 0 हो रहा है, Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इंक्रीज होना। तो यहाँ पर Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है जो नहीं हो सकता है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तीसरी भी देख लेते हैं एक बार। देखिए -1 से 0, Br और Cl में Br ऊपर है, इसमें हम कई सवाल बना दें, इसी में 6, 7, 8 बना दें अलग अलग करके। कभी Br2 से रिएक्शन कराएं, यहाँ Ki कर दे, कभी यहाँ KBr कर दे, कभी यहाँ KCl कर दे, कभी यहाँ Kf कर दे, बन सकता है। यही सीक्वेंस होता है ना। तो क्योंकि ये रिएक्शन हमारी -1 से 0 हो रही है, ब्रोमीन ऊपर है, तो ये रिएक्शन फिजिबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 बॉक्साइट इज इन ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, वो फिर से लिख दिया, ये गलत लिख दिया है, थोड़ा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन हो गया। इसको कर देता हूँ, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ। देखिए हेमेटाइट में भी हीमोग्लोबिन वो आयरन के साथ ताल्लुक है। जो मैग्नेटाइट और भी आयरन का है, वो मैग्नेट से है, और हेमेटाइट में है। भाई मैं तो याद नहीं कर पाता हूँ, और इतने सालों में थोड़े बहुत और मुझे याद हुए हैं। क्यों नहीं याद हो पाते? ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं कर पाता हूँ, है ना, रटने का काम थोड़ा कमज़ोर है मेरा। तो सवाल ये है कि उसके लिए थोड़ी ट्रिक बनाता हूँ, क्योंकि वो ट्रिक याद नहीं करनी पड़ती हैं, वो याद हो जाती हैं। तो आज 23 क्वेश्चन हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन इसमें आप अपने मन से सोच लोगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।